नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर समूचा इंडिया गठबंधन, उनके बड़े नेता, सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। 4 नामांकन पत्र 4 प्रतियों में उन्होंने दाखिल किया, जिसमें 50 और 80 का रेशियो था अनुमोदक और प्रस्ताव के बीच में। और इसके साथ ही अब ये भी एक लड़ाई जबरदस्त हो गई है, कांटे की लड़ाई हो गई है। दक्षिण और दक्षिण का मुकाबला। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि एनडीए ने सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन को, जो कि 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं दक्षिण में, और इसके मार्फत दक्षिण में घुसपैठ करने की कोशिश में थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये मुकाबला अब काफी रोचक हो गया है। इतना आसान नहीं होगा सीपी राधाकृष्णन की ताजपोशी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहुत सलीके से अपने प्रत्याशी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का जो चयन किया, और उसके बाद जो रणनीति तैयार की जा रही है, जो जिस तरह से गोटी बैठाई जा रही है, ये सवाल अब दक्षिण की अस्मिता का आ गया है, आंध्र प्रदेश की अस्मिता का आ गया है। आज भले ही जस्टिस रेड्डी तेलंगाना में हो, लेकिन उनका जो जन्म स्थल है उस समय तेलंगाना बना नहीं था, वो आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं। इस नाते बड़ा खेल भी होने जा रहा है, हो सकता है। और मैं ये जब हो सकता है कह रहा हूं, तो इसमें केवल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ही नहीं है। नायडू तो दिल्ली भी गए थे, और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में उनकी उपस्थिति के मद्देनजर ही एक दिन पहले ही राधाकृष्णन साहब ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन उस मौके पर नायडू साहब वहां मौजूद नहीं थे, वो वापस दिल्ली से आंध्र प्रदेश लौट आए थे। इस चंद्रबाबू का वहां तक जाना, आंध्र प्रदेश से दिल्ली जाना और दिल्ली से नामांकन पत्र में दाखिल हुए बगैर वापस लौट आना, ये क्या संकेत है? और तो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं थे। एक तरह से कहें तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही थी। उधर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पढ़े लिखे इंसान हैं, न्यायविद हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, संविधान का अच्छा ज्ञान रखते हैं वो। इससे मुफीद उपराष्ट्रपति का कोई प्रत्याशी हो भी नहीं सकता है शायद। आज बहुत पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन खुश, और अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और इस चुनाव में दक्षिण के सांसदों का, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों, उनको इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने का ये जिम्मेदारी
आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सौंप दी गई है और रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू में बातचीत हो भी चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। शायद यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू राधाकृष्णन जी के नामांकन में शरीक होने से पहले ही वापस लौट आए। ये सारा खेल जो कल दोपहर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, उनके खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला बनता है और वो 30 दिन के लिए जेल भेजे जाते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। ये बिल कल ही भेजा गया, कल ही सदन में आया और यहां तक ललकारते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तक कहा कि ये वो क्या समझते हैं आप लोग, कोई जेल में बैठ करके वहां से मुख्यमंत्री का पद संभालेगा क्या? उनका इशारा और किसी की तरफ नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर था, क्योंकि उनके अलावा जेल से और किसी ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व नहीं संभाला था। हेमंत सोरेन के ऊपर जब चार्ज लगा था तो वो अपना पद छोड़ करके गए थे। ये दीगर बात है कि जिसको उन्होंने पद सौंपा बाद में वो उनका विरोधी हो गया, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जो कारस्तानी है इसका पूरे देश भर में जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर और वोट चोरी को लेकर के धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे देश भर में एक माहौल बनता चला जा रहा है। कल जब बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी ने कहा भी बाकायदे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया कि बिहार आइए और देखिए कि वहां किस तरह से आग लगी हुई है। बच्चा से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा एक ही, हर जुबान पर एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये राहुल गांधी कहते हैं कि ये आग बिहार से जो निकलेगी उसकी लपटें पूरे देश भर में जाएंगी। ये इतना आसान नहीं है वोट चोरी का मामला। लगता यह है कि वोट चोरी का आरोप किसके ऊपर लग रहा है आप सब समझ रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, इसके निहितार्थ आप सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ये जो नारा बुलंद किया जा रहा था, तो ये दूसरा विधेयक जो लाया गया, संविधान संशोधन विधेयक, आप क्या विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को चोर साबित करने के लिए लाया गया है? लोकतंत्र को पूरी तरह से मिटाने के लिए लाया गया है? अरे इस तरह के संविधान संशोधन का विरोध तो स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। हो सकता है आज नहीं कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जरूर, इतना आसान नहीं है। वैसे भी इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और वो 2/3 बहुमत तभी पूरा होगा जब विपक्ष के कुछ सांसद टूट करके एनडीए के समर्थन में आ जाएं या एनडीए इंडिया गठबंधन धराशायी हो जाए। लगता है कि ये डराने के लिए ही, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू भी हैं इसमें, उन्हें भी डराया जा रहा है, उन्हें भी धमकाया जा रहा है कि अगर आप ने एक बार समर्थन दे दिया, बैसाखी आप बन गए, तो आप हमारा साथ छोड़ करके नहीं जा सकते हैं।
अगर गए तो याद कीजिए आपके ऊपर जो चार्ज लगा था और आपको जेल भेजा गया था, आपने समर्थन दिया, इसीलिए आपको क्लीन चिट मिली। और अब अगर ये कानून बन गया जिसे अमित शाह ने कल पेश किया था, कोई नहीं बचेगा। इस देश में कोई बचेगा ही नहीं। सही कहा राहुल गांधी ने, दुनिया आगे जा रही है, हम 21वीं सदी में हैं और सत्ता पक्ष रह रह करके बार बार मध्ययुगीन भारत में पहुंच जाता है, जहां वो कोई सुल्तान हो या राजा हो, जो उसे पसंद नहीं उसे तत्काल हटा दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था। उस दौर में पहुंचने लगे हैं। यही विकास का रास्ता है। 2047 में जब हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे तो इस तरह से बन जाएंगे। ये सोच है कि जैसे भी हो विपक्षी मुख्यमंत्रियों को, विपक्षी सरकारों को तो हम गिरा ही देंगे। अगर कोई तेवर वाला है तो उसके फूंक फूंक करके चलने वाला है कोई, तो ईडी है ना, तो कहीं ना कहीं तो कोई लूप पोल होगा ही, ईडी खोज लेगी और उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा और आपको 30 दिन की जेल। कल भी मैंने आपको बताया था कि विपक्ष के मुख्यमंत्री अब आफत में आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जेपीसी इसका फैसला करेगी और जेपीसी में क्या होगा ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। वक्त बिल को लेकर के आप सब ने देखा ही है कि कहां क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या विपक्ष के मुख्यमंत्री हो, हेमंत सोरेन हो, रेवंत रेड्डी हो, सिद्धारमैया हो, इन सब के ऊपर एक तलवार लटकाने की कोशिश की गई है। और इसे कहा जा रहा है कि राजनीति में शुचिता लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से उदाहरण तो बहुत कुछ दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सारा खेल राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को कभी भी सत्ता के समीप भी नहीं आने देने की कोशिश है। इसके उलट राहुल गांधी का क्रेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब एक नया सर्वे आया है, उसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले काफी आगे निकल चुके हैं। और अभी उधर आज उपराष्ट्रपति के नामांकन के चलते यात्रा को बीच में छोड़ करके दिल्ली में ही रुके थे राहुल गांधी। आज तेजस्वी यादव और राजेश राम ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़कों पर जैसे लग रहा है कि जन समुद्र हो, वो लहरों की तरह पब्लिक झूम करके निकल रही है इंडिया गठबंधन की इस यात्रा को समर्थन देने के लिए। जो दृश्य बिहार में दिखाई दे रहा है, चेहरे तक छुप जा रहे हैं। कोई पेड़ पर चढ़ करके देख रहा है, कोई छतों पर चढ़ करके देख रहा है। एक झलक राहुल गांधी की मिल जाती, एक झलक तेजस्वी यादव की मिल जाती, और ये कारवां
बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच जो काम 20 सालों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, वो काम पलक झपकते राहुल गांधी ने कर दिखाया। दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी के लिए एक बढ़िया सा घर बनवा दिया। अब वो झोपड़ी में नहीं रहेंगे, पक्के मकान में रहेंगे। बहुत लोगों से भगीरथ मांझी ने कहा भी था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उनके ऊपर फप्तियां कसी। नाम दशरथ मांझी का हर कोई भूला नहीं जाता है, लेकिन उनका परिवार किन हालात में रह रहा था, ये कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। वो उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को समझा राहुल गांधी ने, और वो काम करा दिया। अब नए मकान में भगीरथ मांझी अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। ये है राजनीति, ये है समाज सेवा। ये सेवा भाव लेकर के ही राहुल गांधी इस भारत की राजनीति में आए और आज धूमकेतु की तरफ समूचे देश में छा गए। अभी फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। एक अनुरोध, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय द्विवेदी।